Hello students, I am Divya Kashyap from iWiz Education. As you all know that I am your chemistry expert and we are doing solutions. और देखिए अभी तक आप सॉल्यूशंस के अंदर हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस भी जान चुके हो। तो अब हम सॉल्यूशन की खास प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसको हम बुलाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए अभी मैंने आपको दिखाया था कि जहां मैंने पानी के अंदर सॉल्ट घोला था तो इसका मतलब सॉल्ट सोल्यूट था और सोल्यूट को मैंने सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया था। तो दैट मीन्स सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर हम जो डालते हैं वो कितनी क्वांटिटी में डालते हैं, मतलब आप थोड़ा सॉल्ट डालो पानी में या थोड़ा ज़्यादा सॉल्ट डालो, तो जितना क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट आप पानी के अंदर डाल रहे हो, चाहे वो उसके अंदर घुल रहा है चाहे नहीं घुल रहा, पर कितना आपने ऐड किया उसको हम क्या बुलाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कितना क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट हमने सॉल्वेंट के अंदर डाला है, चाहे वो घुला है चाहे नहीं घुला, उससे हमारा कंसर्न बिल्कुल नहीं है, पर कितना सॉल्वेंट के अंदर या आप कह सकते हो गिवन सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। तो मैं डेफिनेशन लिखती हूँ यहाँ। तो कंसंट्रेशन का मतलब है एक सिंपल लैंग्वेज में दैट अमाउंट ऑफ सोल्यूट that is present in given quantity of solvent भी कह सकते हो आप, या फिर आप इसको सॉल्यूशन भी बुला सकते हो। बार बार मैं आपसे बता रही हूँ, चाहे वो डिसॉल्व हुआ है चाहे वो नहीं हुआ, उससे हमारा कंसर्न बिल्कुल नहीं है, पर कितना हमने डाला है उसको हम क्या बुला रहे हैं, कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पानी लिया और पानी में बहुत सारी चीनी डाल दी और मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि दैट लाइक व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। ये जो स्वीट वाटर बन गया है पानी में चीनी डालने के बाद, तो उसका कंसंट्रेशन क्या है, तो आप कैसे उसका कंसंट्रेशन फाइंड करोगे। तो हमारे पास अलग अलग तरह के मेथड्स हैं उसको फाइंड करने के लिए। तो देखिए पहला मेथड हम कर रहे हैं मास परसेंटेज। पहला मेथड है हमारे पास मास परसेंटेज। यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स, सारी कंसंट्रेशन हम जो फाइंड कर रहे हैं वो एक बाइनरी सॉल्यूशन की फाइंड कर रहे हैं। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी। ठीक है, ए को मैं सॉल्वेंट मान लेती हूँ और बी को मैं सॉल्यूट कंसिडर कर लेती हूँ। ठीक है, अब मास परसेंटेज का मतलब बिल्कुल ऐसे होता है जैसे अगर आपका रिजल्ट आता है, आपके इंग्लिश के मार्क्स होते हैं, मैथ्स के होते हैं, साइंस के होते हैं, एसएसटी होती है और उससे आपका ओवरऑल परसेंटेज बन जाता है। टोटल कर लेते हैं और ओवरऑल परसेंटेज निकाल लेते हो। नाउ लेट्स से अगर कोई आपसे कहे कि इंग्लिश के मार्क्स की मतलब इंग्लिश के मार्क्स का कितना कंट्रीब्यूशन रहा आपके टोटल परसेंटेज में, आप कैसे निकालते हो, इंग्लिश के मार्क्स रखे डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। सिमिलरली उसी तरह से हम मास परसेंटेज को फाइंड करते हैं। तो अगर हम मास परसेंटेज फाइंड करना चाहें तो उसको फाइंड करने का तरीका होता है हमारे पास, एक तो पहले हम उसको ऐसे लिख लेते हैं, मास परसेंटेज इट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट। लेट्स से मुझे मास परसेंटेज सोल्यूट की निकालनी है तो मैं क्या लिख लूंगी यहाँ पे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, इनटू 100। ठीक है, अब अगर मैं इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लेट्स से मैं यहाँ पे B जो मेरा सोल्यूट है उसका मास ले लेती हूँ WB, और A जो मेरा सॉल्वेंट है लेट्स से उसका मास मैं ले लेती हूँ WA। तो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा, WB, और टोटल मास क्या होगा, जो दोनों को ऐड करके मिलेगा, WA प्लस WB और इनटू 100। तो इस तरह से मैं मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकाल सकती हूँ। नाउ लेट्स से अगर मुझे मास परसेंटेज सॉल्वेंट की निकालनी हो तो क्या मैं निकाल पाऊंगी, बिल्कुल निकाल पाऊंगी। देखिए जिसकी मास परसेंटेज निकालनी है ना, चाहे सोल्यूट चाहे सॉल्वेंट, जिसकी निकालनी है उसका मास आप ऊपर रखिए। जैसे यहाँ सॉल्वेंट की निकालनी है तो सॉल्वेंट का मास हमने ऊपर रखा, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास परसेंटेज से हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इस तरह से बताते हैं। अब दूसरा तरीका है हमारे पास बताने का, वॉल्यूम परसेंटेज। हम कंसंट्रेशन को वॉल्यूम के टर्म्स में भी बता सकते हैं।
लेट्स से दोबारा से मैं एक बाइनरी सॉल्यूशन ले लेती हूँ A और B, जिसमें A मेरा सॉल्वेंट है और B क्या है, सोल्यूट। लेट्स से इनके वॉल्यूम हम ले लेते हैं VA और VB। अब अगर हमें वॉल्यूम परसेंटेज सोल्यूट की निकालनी है तो सेम इसी तरीके से हम लिखेंगे, बस यहाँ पे मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉल्यूम में। तो मतलब हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट दैट इज VB डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकलेगा, दोनों को प्लस करके, परसेंटेज है तो इंटू 100। अब ऐसे ही अगर मुझे वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्वेंट की निकालनी हो तो मैं यहाँ पे ऊपर सॉल्वेंट का वॉल्यूम ले लूंगी और नीचे टोटल वॉल्यूम और इंटू 100। तो इस तरह से वॉल्यूम परसेंटेज और मास परसेंटेज से हम कंसंट्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए ये तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी हुआ है। अब हम एक मेथड करते हैं दैट इज PPM। इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। देखिए ये जो मेथड है ना, ये तब यूज किया जाता है जब एक कंपोनेंट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हो, मतलब एक सॉल्यूशन का कंपोनेंट बहुत थोड़ी क्वांटिटी में है और एक कंपोनेंट थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, तब इस मेथड को हम यूज करते हैं। और बेसिकली ये जो मेथड हम यूज करते हैं ना, ये आपको सबको पता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूटेड है ना, पॉल्यूशन है, नॉर्मल पॉल्यूशन हम देखते हैं एटमॉस्फेयर में। तो जो पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर, उसका जो कंसंट्रेशन है वो हम PPM से निकालते हैं। मतलब नॉर्मली PPM को हम एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स का कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। अब इसमें हम किस तरह से करते हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास रहता है PPM, तो हम इसको डिनोट करते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट। होता ये मास ही है, बस इसको हम पार्ट्स की टर्म में लिख देते हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन, और वहां पे हम 100 लेते थे तो यहां हम मिलियन का यूज करते हैं, क्योंकि हमने अभी बात करी कि जो सोल्यूट है उसका जो कंसंट्रेशन है वो काफी ज्यादा कम है एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट। तो यहां हम 100 में नहीं, यहां हम मिलियन के अंदर उसको फाइंड करते हैं, इसलिए हम इसको 100 की जगह 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक ये हमारा मेथड है जो उस कंडीशन में यूज होगा व्हेन वन कंपोनेंट इज इन स्मॉलर क्वांटिटी एंड वन इज इन लार्ज क्वांटिटी। एक और मेथड करते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और पेपर में अक्सर क्वेश्चन उस पर पूछा ही जाता है, एंड दैट इज मोलैरिटी। वो क्या है हमारे पास, मोलैरिटी। देखिए मोलैरिटी जो मेथड है ना एक्सप्लेन करने का, इसमें हम मोल्स को कंसिडर करते हैं। किसको कंसिडर करते हैं, मोल्स को। तो मोलैरिटी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अब कंसंट्रेशन तो सोल्यूट के लिए ही होती है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम किसके लेंगे, सोल्यूट के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितने मोल्स सोल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, उससे हम मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। तो मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर, मतलब वॉल्यूम। तो हम इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम लीटर्स में ही होना चाहिए। तो अगर इसको मैं लिखती हूं सिंबल्स की फॉर्म में, हम वैसे ही एक बाइनरी सॉल्यूशन कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है A और B, जिसके अंदर A के जो मोल्स हैं दैट इज Na और B के मोल्स है Nb। और B आपको पता है हर एग्जाम्पल में मैं B को सोल्यूट ही ले रही हूँ। तो अगर इन फॉर्मूलाज को मैं यहाँ पुट करती हूँ तो मोलैरिटी हमारे पास हो जाती है मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब Nb, टोटल वॉल्यूम मतलब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम यहाँ मैं किस में ले रही हूँ, लीटर्स के अंदर। ये जरूरी है कि आप वॉल्यूम को लीटर्स के अंदर ही कंसिडर करो। अब मोल्स कैसे निकालते हैं, पढ़कर आए हुए हम। मोल्स निकालने का तरीका है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, ऐसे ही निकालते हो ना। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम। तो इस तरह से हम मोलैरिटी को फाइंड कर लेते हैं। अब हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर जो वॉल्यूम है वो लीटर्स में ना देकर आपको मिलीलीटर्स या सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो
हो सकता है ना, तो वहां पे आपने वॉल्यूम को जरूर कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन की जगह आप इस फॉर्मूला को ही चेंज कर लेना। अगर बाय चांस आपके पास वॉल्यूम मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके इस तरीके से यूज कर सकते हो। मतलब आप न्यूमरेटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ वॉल्यूम लीटर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए आप मोलारिटी? और मोलारिटी का यूनिट क्या है? मोल्स पर लीटर, क्योंकि हमने मोल्स कंसिडर किया है और क्या किया है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम भी किस में है? लीटर में। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बता रही हूँ, चाहे मोलारिटी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आप बहुत से क्वेश्चंस करोगे इसके ऊपर, बट जो मोलारिटी है ना वो एक बहुत एफिशिएंट मेथड बिल्कुल नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए कि जिससे हम कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन कर पाए, मतलब रिलायबल मेथड नहीं है। क्या रीजन है? देखिए यहाँ पे आपने देखा ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और आपको पता है कि जो वॉल्यूम है वो तो टेम्परेचर के साथ बदलता रहता है। जैसे सपोज टेम्परेचर बढ़ा दो तो क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर कम कर दो तो वॉल्यूम डिक्रीज, कंपैक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के साथ बदलता रहता है, सो एज इसकी वैल्यू बदलती रहेगी। तो हम कह सकते हैं मोलारिटी इज नॉट अ रिलायबल मेथड to explain or to determine the concentration of the solution, because it changes with change in temperature, because the volume changes with temperature, so as the value of molarity will change. तो इसीलिए मोलारिटी को हम बहुत रिलायबल मेथड कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पे हम एक मेथड यूज करते हैं अब, नेक्स्ट मेथड, जो कि मोलारिटी की तरह रिलायबल, मतलब अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो इट इज कंपैरेटिवली रिलायबल, ठीक है। और वो क्या है हमारे पास? मोलालिटी। ये था आपके पास मोलारिटी, ये क्या है? मोलालिटी, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते थे, इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, इसमें भी हम मोल्स की टर्म में ही लेते हैं सोल्यूट को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, पर यहाँ पे हम वॉल्यूम ना लेकर प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट ले लेते हैं। अब देखिए सब दो आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन कंसिडर किया था, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया था, और यहाँ मैं क्या कंसिडर कर रही हूँ? सॉल्वेंट। यहाँ पे हमने पर लीटर लिया था, और यहाँ पे हम वॉल्यूम की जगह क्या ले रहे हैं? उसका मास। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और इसको किससे डिवाइड करेंगे हम? मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये भी आपको पता है इट शुड बी इन केजी। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में जरूरी था, यहाँ पे जो मास है वो केजी के अंदर जरूरी है। तो फॉर्मूला में अगर हम पुट करें, लेट्स से मोल्स हम ऐसे ही कंसिडर कर लेते हैं, बी को सोल्यूट मान लेते हैं, तो आपको पता है कि जो हमारे मोल्स हैं वो क्या होंगे? NB। मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब WA, क्योंकि ए को सॉल्वेंट माना है ना हमने यहाँ पे, तो उसका मास क्या होगा? WA, एंड इट शुड बी स्पेसिफिकली एक्सप्रेस्ड इन केजी। ये केजी के अंदर ही होना चाहिए। मोल्स कैसे निकालते हैं? अभी हमने किया, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास, तो लिख देते हैं यहाँ पे M इज इक्वल टू WB, वेट हो गया, सोल्यूट का यह मास हो गया, डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये आपका हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट विच इज इन केजी। तो ये आपका बन जाता है फॉर्मूला। अब हो सकता है यहाँ भी वॉल्यूम की तरह जो वेट है वो केजी में ना होकर ग्राम में हो। तो अगर ऐसा होता है कि बाई चांस आपके पास यहाँ पे जो मास है वो ग्राम में दिया गया है, तो इस इक्वेशन को आप इनटू मतलब 1000 कर लेना, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू केजी, क्योंकि यहाँ पे केजी यूज करना, जो मास है उसको केजी में ही आपने एक्सप्रेस करना है। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम का यूज नहीं हुआ ना, तो और आपको पता है टेम्परेचर के साथ मास नहीं बदलता है, वॉल्यूम बदलता है। सो दैट मीन्स एज कंपेयर टू मोलारिटी, मोलालिटी इज द रिलायबल मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन। ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है, व्हाई मोलालिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलारिटी। सो दिस इज द रीजन। आप इसमें दोनों का डेफिनेशन लिखोगे, वॉल्यूम है वहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट है ये बताओगे, टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम बदलता है लेकिन मास अनअफेक्टेड रहता है, ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। So got it? So this is the method that is molality. अब हम एक और मेथड करते हैं, that is mole fraction. अब हमारा एक और मेथड है एक्सप्रेस करने के लिए जो हम पढ़ रहे हैं, that is mole fraction.
अब देखिए मोल फ्रैक्शन जो मेथड है एक्सप्रेस करने के लिए, यहाँ पे हम मोल्स ही कंसिडर करते हैं। अब लेट्स से बाइनरी सॉल्यूशन ले लेते हैं ए और बी। लेट्स से ये हमारा सॉल्वेंट हो गया और ये हमारा सॉल्यूट हो गया, दोनों के मोल्स ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज Na और सॉल्यूट के मोल्स हो गए Nb। और कैसे निकालते हैं मोल्स वो भी क्लियर है आपको, उसका मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, जिसका भी अगर आपको मोल्स निकालने हैं तो ये इनका तरीका है। अब देखिए मोल फ्रैक्शन भी आप सॉल्यूट के भी निकाल सकते हो और आप सॉल्वेंट के भी निकाल सकते हो, तो इसको हम डिनोट करते हैं x से। अब सपोज मुझे सॉल्यूट के निकालने हैं मोल्स, मोल फ्रैक्शन, तो मैं इसको x a ले लूंगी। अगर सपोज सॉल्वेंट के निकालने, अगर सॉल्यूट के निकाल रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन को हम क्या लिख लेंगे, x b। निकालने का तरीका क्या है, जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स लिखिए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स आप कर देंगे। सिमिलरली यहाँ मुझे सॉल्यूट के निकालने हैं तो ऊपर में लिखूंगी सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। और ये आपको पता है कि हम इस तरह से निकाल सकते हैं, तो इनको भी आप यहाँ पे मोल्स को निकालने का फॉर्मूला भी आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कर देती हूँ, सपोज इफ आई नीड अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो मैं इसको कैसे निकालूंगी, NB हो गया मेरे पास WB अपॉन MB, ठीक है, और ये क्या हो गया Na WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। तो इस तरह से मैं सोल्यूट या सॉल्वेंट जिसके लिए भी पूछा होगा मैं सॉल्व कर सकती हूँ। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊंगी कि जो मोल फ्रैक्शन होती है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये हमेशा ही 1 होता है। मतलब अगर आप सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को प्लस कर देंगे, सो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड इट इज नॉट ओनली फॉर द बाइनरी सॉल्यूशन। अगर सपोज 3 कंपोनेंट्स भी होते यहाँ पे, तब भी इट मस्ट हैव बीन इक्वल टू 1 ओनली। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि ये यूज हो सकता है कोई न्यूमेरिकल हमारे पास ऐसा हो जिसके अंदर हमारे पास सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो, सॉल्वेंट का ना हो, तो वहां पे आप ये x से प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 करके आप उसका सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। सो आई थिंक यू गॉट इट, ठीक है। तो एक और तरीका है हमारा कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। और एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ, मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट्स नहीं होते। जैसे मोलालिटी आपने किया तो मोलालिटी में आपने मोल्स कंसीडर किए और यह आपके पास पर केजी था तो ये इसका यूनिट था। ऐसे ही आपने मोलारिटी किया तो मोल्स पर लीटर था, लेकिन जो मोल फ्रैक्शन है उसके कोई यूनिट्स नहीं होते, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट्स हमारे पास नहीं है। सो द लास्ट मेथड विच वी कैन यूज एक्चुअली टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन, वो हमारे पास है नॉर्मैलिटी। वो क्या है हमारे पास, दैट इज नॉर्मैलिटी। इसको ध्यान से पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इससे। देखिए यहाँ पे जो तरीका है हमें मोल, जैसे अगर आप मोलारिटी में मोल्स कर रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या आप मोलालिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कर रहे थे, यहाँ पे हम एक नई सी टर्म पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं, कितने ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट के 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। अब देखिए वहाँ मोल्स था, मोल्स के से आपको अच्छे से पता है, मोल्स को आप पहचानते हो, मतलब गिवन मास ओवर मोलर मास करके आप मोल्स निकाल लेते हो, आपको पता है मोल क्या होता है। पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, तो देखिए पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नॉर्मैलिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय पर लीटर, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब किसी के भी ग्राम इक्विवेलेंट्स मुझे निकालने हैं, लेट्स से आई नीड टू काउंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, तो उसको निकालने का तरीका होता है, उसको हम किस तरह से निकालते हैं, उसको हम निकालते हैं जैसे आप मोल निकालते हो तो गिवन मास लेते हो, तो यहाँ पे भी हम गिवन मास ही लेते हैं जो क्वेश्चन के अंदर दिया होता है, लेकिन यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं उसको इक्विवेलेंट वेट से, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब आपको इक्विवेलेंट वेट भी नहीं निकालना आता, मोलर मास तो आता है ना आपको निकालना। लेट्स से अगर मैं आपको कहूँ CO2 का मोलर मास निकालो, तो आपको पता है 12 + 2 × 16, तो आप इसको 12 + 18 करके
44 इसका मोलर मास निकाल लोगे। पर अब इक्विवेलेंट वेट एक न्यू टर्म है कि आप कैसे इक्विवेलेंट वेट को फाइंड करते हो। तो देखिए इक्विवेलेंट वेट को फाइंड करने का तरीका ना अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन कि सब्सटेंस हमारे पास एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है एसिड का, तो हम उसे कैसे निकालते हैं? एसिड का मोलर मास लिख लेंगे। तीनों ही केस में ऊपर तो हम मोलर मास ही लिखते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट एसिड का कैसे निकालते हैं? मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या होती है एसिड की? मतलब वो कितने H आयंस दे सकता है, उसी को बेसिसिटी कहते हो ना। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस कितने हैं उसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर बेसिसिटी की बात करो, आपको पता है HCl एक एसिड है, टूटेगा तो इसी तरीके से टूटेगा ना, तो कितने H पॉजिटिव देगा? एक, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 1। सिमिलरली आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर ये टूटेगा तो ये 2H पॉजिटिव देगा, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। तो इस तरह से आप बेसिसिटी सॉल्व कर सकते हो। पर देखिए हमेशा ऐसा नहीं होता कि जितने आपको H दिख रहे हैं उतनी ही बेसिसिटी हो, ऐसा भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एसिड है H3PO4, H3PO4, अगर इसके अंदर मैं बेसिसिटी देखूंगी ना, तो देखिए हम इसका स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से बेसिसिटी एक्चुअल में देखी जाती है। अगर हम इसकी बात कर रहे थे HCl और H2SO4 की, इनकी इतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये अपने दोनों H आयंस रिलीज करते हैं, इसलिए इनकी बेसिसिटी उतनी ही है जितनी की विजिबल है, जितना कि आपको दिख रहा है। लेकिन अगर मैं H3PO4 की बात करूंगी तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब आप देखिए हो गया ना ये पूरा सेटिस्फाई। H3 हो गए आपके पास, O आपके पास 4 हो गए, एक फॉस्फोरस हो गया। अब वो वाले H रिलीज हो सकते हैं जो डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है P के साथ। तो आप देखिए यहाँ पे ये भी डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस है और इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, अब अगर इसी को मैं ले लूं H3PO3, ये भी तो एसिड है ना एक फॉस्फोरस का, तो उसका स्ट्रक्चर अगर मैं देखती हूं तो उसका स्ट्रक्चर मेरे पास इस तरह से है। एक तो ये आपके पास O आ गया, H कितने हैं आपके पास? H3PO3, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसमें जो एक H है वो डायरेक्टली बॉन्डेड है P के साथ, इसका मतलब वो हाइड्रोजन आयन लूज नहीं होगा। कौन सा लूज होता है? जो डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होता, वही वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे रिप्लेसेबल आयंस कितने हैं? हाइड्रोजन आयंस 2, जबकि दिख कितने रहे हैं हमें? 3। तो कहने का मतलब है हमेशा जो दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वो बेसिसिटी उतनी ही हो, वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जो बेसिसिटी है वो विजिबल हमें 3 है, बट एक्चुअली है कितनी? 2, क्योंकि 2 ही H रिप्लेस हो सकते हैं। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं H3PO2, ये भी फॉस्फोरस का एक ऑक्सी एसिड है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर है। तो ये हो गया आपके पास इस तरह से। ठीक है, अब आप देखिए H3 हो गए आपके पास, O2 और P, ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब इसमें 2 H डायरेक्टली बॉन्डेड है, सिर्फ एक ही H है जो डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। इसका मतलब दिख तो आपको 3 H रहे हैं, लेकिन रिप्लेसेबल H है कितने? ओनली 1। तो इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1। तो आप समझ गए कि कैसे बेसिसिटी निकालते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द इक्विवेलेंट वेट। अब जब इक्विवेलेंट वेट आप निकालोगे तो आप ऐसे ही मोलर मास ले लोगे और उसको, अब आपको बेसिसिटी निकालनी आ गई है, उसको उसकी बेसिसिटी से डिवाइड कर दोगे। लेट्स से अगर मुझे HCl का चाहिए होता तो मैं HCl का पहले मोलर मास ले लेती। आपको पता है HCl का मोलर मास कितना होता है? 1 + 35.5, यही रहता है ना, 36.5, 36.5, और इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन मतलब बेसिसिटी कितनी है? 1। तो इसका इक्विवेलेंट वेट होता 36.5। समझ गए? अब बेस के लिए जब हम निकालते हैं तो ऊपर तो हम मोलर मास ही रखते हैं, पर यहाँ पे हम उसको डिवाइड करते हैं बाय एसिडिटी। नाउ व्हाट इज एसिडिटी? जैसे बेसिसिटी थी हाइड्रोजन आयंस, यहाँ पे बेस की क्या होती है? एसिडिटी, मतलब वो कितने OH आयंस उसके पास है जिनको वो रिप्लेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास है NaOH, अगर ये टूटेगा तो इसी तरह से ब्रेक होगा ना, तो इससे कितने OH आयन इसने रिलीज किए? 1, तो इसकी एसिडिटी भी क्या हो गई? 1। सिमिलरली अगर मैं यहाँ ले लूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कितने OH नेगेटिव देगा? 2, तो इसकी एसिडिटी हो गई 2। समझ गए आप कि किस तरह से? तो हम NaOH का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर NaOH का मुझे मोलर मास निकालना है तो पहले मैं मोलर मास निकाल लेती हूँ, यही होते हैं इनके मासेस। तो इसको प्लस कर लेते हैं हम, ये हो गया 17, 10, 1, 40 हो गया, तो दिस इज 40 और इसकी एसिडिटी कितनी है? 1। तो NaOH जो कि बेस है उसका इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ? 40। समझ आ गया आप कैसे निकालते हो? नाउ मूविंग ऑन टू सॉल्ट। सॉल्ट के लिए क्या तरीका है? ऊपर तो मोलर मास ही रखेंगे, इसमें भी एक सॉल्ट कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स से NaCl। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे ना एसिडिटी है ना बेसिसिटी है, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारे पास पॉजिटिव आयन है सॉल्ट के अंदर, देखिए सॉल्ट हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट से बना है ना, तो कितनी पॉजिटिव वैलेंसी है उससे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो मतलब सॉल्ट का क्या रहता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉजिटिव वैलेंसी प्रेजेंट इन इट। फॉर एग्जाम्पल NaCl कर लेते हैं, मोलर मास कितना होगा इसका? Na आपके पास होता है 23 और क्लोरीन होता है 35.5, तो इसको प्लस कर लेते हैं, तो ये आपके पास हो गया 58.5। तो ये हो गया 58.5। कितनी पॉजिटिव वैलेंसी है? 1 पॉजिटिव ही है ना, तो इसको हम 1 से डिवाइड कर लेते हैं और ये हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट वेट से आप यहाँ पुट करके ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेंगे और फिर उसके अंदर यहाँ पुट करके आप इसकी नॉर्मेलिटी सॉल्व कर लेंगे। और इसका यूनिट की अगर हम बात करें तो इसका यूनिट रहता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये एक अच्छी क्वांटिटी, एक रिलायबल क्वांटिटी है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, यस और नो, तो देखिए आप इसमें वॉल्यूम देख रहे हैं तो आपके पास डायरेक्ट आंसर होना चाहिए कि नो मैम, इट इज नॉट अ रिलायबल प्रॉपर्टी बिकॉज अगेन इट हैज अ वॉल्यूम एंड वॉल्यूम चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, दैट मीन्स सो एज द वैल्यू ऑफ नॉर्मेलिटी विल चेंज, सो दैट मीन्स इट इज नॉट अ रिलायबल क्वांटिटी। आई थिंक यू गॉट इट नाउ। तो दीज आर द मेथड्स जिनसे हम कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कौन कौन से मेथड्स किए हमने? मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ppm जो कि मैंने आपको बताया जब एक कंपोनेंट थोड़ा होता है तब यूज करते हैं मोस्टली फॉर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट, मोलारिटी जो कि एक रिलायबल क्वांटिटी नहीं है, मोलालिटी जो कि एक रिलायबल क्वांटिटी है, मोल फ्रैक्शन जिसके कोई यूनिट्स नहीं है, फिर हमने किया नॉर्मेलिटी जिसके अंदर हमने नई टर्म पढ़ी ग्राम इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट वेट और किस तरह से इक्विवेलेंट वेट हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो 7 मैंने आपको कंसंट्रेशन फाइंड करने के मेथड्स बताए, इनको पहले तो आप देखो अच्छे से, इनकी डेफिनेशंस लर्न करो, इनमें क्या कंडीशंस हैं वो लर्न करो, कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी है कौन सी नहीं, किसके क्या यूनिट्स हैं, फर्स्ट यू हैव टू बी थॉरो विद दैट। उसके बाद जो न्यूमेरिकल पार्ट है ना, कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे मैं सॉल्व करवाऊंगी आपको इंपॉर्टेंट, ताकि आपको बेसिक पता लग जाए कैसे करना है, एंड देन प्लीज प्रैक्टिस फ्रॉम योर बुक्स कि भी तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पार्ट नाउ। अब हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ मास परसेंटेज। देखिए कैसे करेंगे। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। तो दैट मीन्स हमारे पास सॉल्यूशन है जहां पे ग्लूकोज वाटर के अंदर डिसॉल्व है, ठीक है। हमें मास परसेंटेज फाइंड करनी है, यही अभी तक हमें पता लगा। ऑफ ग्लूकोज मतलब हमें सोल्यूट की मास परसेंटेज जाननी है, ठीक है। इफ 2 grams ऑफ ग्लूकोज मतलब मास ऑफ ग्लूकोज क्या है हमारा 2 grams इज प्रेजेंट इन 60 grams ऑफ वाटर। तो आपको ये तो क्लियर है ना कि ग्लूकोज ही पानी में घुलता है, तो ग्लूकोज हमारा सोल्यूट है और वैसे भी देखिए सिर्फ 2 ग्राम प्रेजेंट है और सॉल्वेंट है 60 grams। तो क्लियर है कि वाटर आपका सॉल्वेंट है और ग्लूकोज आपका सोल्यूट है। अब आपको फाइंड करना है इसका मास परसेंटेज। कैसे फाइंड करते हैं? जिसका हमें मास परसेंटेज चाहिए होता है उसका मास, तो ग्लूकोज का मास कितना है हमारे पास 2 grams डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल मास, तो टोटल मास कितना हुआ आपके पास 60 + 2 62 परसेंटेज है, तो आपको इसमें क्या करना है इंटू 100। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली 3.2% आ जाएगा।
सो दैट मीन्स 3.2 इज द मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। अब अगर आपसे यहाँ पे पानी का भी पूछ लेते तो डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। आपको पता है 100 में से अगर आप 3.2 माइनस करोगे तो आपके पास मास परसेंटेज आ जाएगा वाटर का। तो इस तरह से आप इसमें डायरेक्ट माइनस करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको माइनस करते हैं तो 100 में से 3.2 हम माइनस करते हैं, आई थिंक इट विल बी अराउंड 96.8। So 96.8% will be the mass percentage of water and 3.2% तो हमने सॉल्व कर ही लिया है फॉर ग्लूकोज। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पे हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो हमारे पास है कैलकुलेट मोलैरिटी 40 ग्राम्स ऑफ NaOH। मतलब ये आपके पास दिया हुआ है मास ऑफ सोल्यूट विच इज इक्वल टू 40 ग्राम्स एंड इट इज डिसॉल्व्ड इन 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये वॉल्यूम हो गया आपके पास, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे आपके पास सेंटीमीटर क्यूब्स में है, पर कोई बात नहीं, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और आपको फाइंड करना है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं हम? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे ही निकालते हैं। और मैंने आपको बताया था वॉल्यूम हम लीटर्स में यूज करते हैं। अब मोल्स कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ हम लिख लेते हैं NB/V और NB हमारे पास हो जाता है WB/MB और ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम। अब यहाँ पे वॉल्यूम है 600 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, और हमें चाहिए लीटर में। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml ओनली। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में हमें 1000 से इस तरीके से एक्सप्रेशन को बनाना पड़ेगा ताकि वॉल्यूम को हम लीटर्स में कन्वर्ट कर ले। तो अगर वैल्यू पुट करें तो WB कितना आपके पास 40 और मोलर मास कितना है फाइंड कर लेते हैं। NaOH है आपके पास 23, 1 प्लस 16, तो मतलब टोटल हो जाएगा ये 40 मोलर मास हो गया। तो यहाँ भी आपके पास हो गया 40। वॉल्यूम है आपके पास 600 और इसको हमने 1000 से इस तरह से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 40 से 40 तो कट जाता है, ये जीरोस कट गए, तो और आपके पास हो गया 10/6। तो आप कह सकते हो इसको आगे आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, आपका आ जाएगा ये अराउंड 1.6। तो 1.6 मोल्स पर लीटर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो समझ आ गया आपको कैसे मोलैरिटी के लिए सॉल्व करना है। सिमिलरली क्वेश्चन करते हैं मोलैलिटी पे। अब मोलैलिटी में देखिए क्या करना है हमें, यहाँ कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन जिसमें 20 ग्राम्स यूरिया है। तो मतलब यहाँ पे हमारा जो मास ऑफ सोल्यूट है जो कि यूरिया है दैट इज 20 ग्राम्स। यूरिया का फॉर्मूला याद है आपको? यूरिया इज NH2CONH2। सॉल्व करोगे तो इसका मोलर मास आ जाएगा आपके पास 60। ठीक है, और सॉल्वेंट का मास आपको दे रखा है 400 ग्राम्स। तो मास भी आपके पास सॉल्वेंट का विच इज 400 ग्राम्स। तो मोलालिटी आपको पता है हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, यहाँ लिख रही हूं मैं। तो आपके पास मोलालिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट और वो भी kg में। यही किया था हमने। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मोल्स आप कैसे निकालते हो? WB/MB और ये आ गया WA। अब यहाँ देखिए ग्राम के अंदर है हमारे पास सॉल्वेंट का मास, इसका मतलब न्यूमरेटर में हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं। WB कितना आपके पास 20, यही दिया है ना, और मोलर मास कितना है 60, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 400 और यहाँ पे हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा कुछ आएगा इस तरह से 0.82 मोल्स पर kg। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मोल फ्रैक्शन के ऊपर, जहां पे हमने 70 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज लिया है, 40 ग्राम्स ऑफ NaCl है हमारे पास और इनको हमने घोला है 900 ग्राम्स ऑफ वाटर में। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है NaCl का। ठीक है, तो अब देखिए पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि एक कंपोनेंट तो है आपका ग्लूकोज। कितना ग्लूकोज है 70 ग्राम्स। दूसरा है आपके पास NaCl और इसका मास कितना है 40 ग्राम्स। और तीसरा है आपके पास वाटर, और वाटर कितना है आपके पास 900 ग्राम्स। मोलर मास लिख लेते हैं।
ग्लूकोज आपको पता है C6H12O6 होता है और इसका मोलर मास कितना होता है 180। NaCl का आपको पता है, अभी हमने पहले भी सॉल्व किया 58.5 और वाटर का आपको पता है मोलर मास कितना होता है 18। अब हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। हमें पता है हमें जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स हमें ऊपर रख लेने हैं। तो लेट्स से यहाँ पे हम NaCl के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स जितने भी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, मतलब मोल्स ग्लूकोज के प्लस मोल्स वाटर के और मोल्स NaCl के भी, ऐसे ही निकलती है ना मोल फ्रैक्शन। तो इसका मतलब पहले तो आपको सबका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, कैलकुलेशंस आप अपने आप कर लेना इसकी। अब मोल्स हमें जब NaCl के निकालने हैं सो दैट मीन्स 40/58.5, ये सॉल्व हो गया। अब आपको चाहिए मोल्स ग्लूकोज के, मतलब 70/180, क्योंकि पता है मोल्स निकालने का तरीका तो पता है ना आपको, गिवन मास ओवर मोलर मास, तो यही मैं कर रही हूँ यहाँ पे। प्लस मोल्स हमारे पास वाटर के विच इज 900/18 प्लस यहाँ पे मोल्स है आपके पास NaCl अगेन 40/58.5। तो इस तरह से जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो, जैसे यहाँ पे आपको NaCl का निकालना है तो उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, और ऐसे आपको अगर जिसका भी निकालना होगा उसको आप ऊपर रखिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। आई थिंक कैलकुलेशन तो आप कर लोगे ना, इसको सॉल्व करना आता है। यू आर अ बिग स्टूडेंट नाउ, आपकी बड़ी क्लास है, 12th है, आप काफ़ी मैथ्स करते हो, इसका कैलकुलेशन आप कर लेना। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करके मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट के आप सॉल्व कर सकते हो। सो विद दिस वी फिनिश दिस वीडियो, जिसके अंदर हमने कंसंट्रेशन पढ़ा और उस पर हमने बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी करें और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम। तो अभी के लिए इस वीडियो के को हम ख़त्म करते हैं, जिसके अंदर आप पूरा कंसंट्रेशन टॉपिक तैयार करिएगा। जो क्वेश्चंस मैंने एज ए सैम्पल क्वेश्चंस कराए उसको प्रैक्टिस करिएगा और उस तरह के बहुत से क्वेश्चंस अपनी बुक से आप प्रैक्टिस प्लीज़ करिएगा। अगर आप करोगे तभी यू विल हैव अ गुड हैंड इन दिस। और देखिए इस पे क्वेश्चन पेपर में पक्का पूछा जाता है। सो थैंक यू।